तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक आपके इंटरव्यू सेक्शन का, आपके प्लेसमेंट सेक्शन का और साथ ही साथ आपकी पूरी कॉलेज जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। खिड़की बंद कर दे, ठीक है। अब डीएसए एक ऐसी चीज है, आप समझते होगे भैया, अगर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट या एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसे लगता होगा डीएसए तो कोई प्रैक्टिकल चीज तो है नहीं भाई। अपन वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अपन ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अपन गेम्स बना रहे हैं, तो वहां अपन किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब डीएसए की बात आती है तो वहां तो भैया सिर्फ हम कोडिंग ही करते रह जाते हैं, अपने कंपाइलर के साथ ही खेलते रह जाते हैं। वहां हम एक्चुअल कुछ प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं कि हम लोगों को दिखा पाए कि भैया ये हमने कुछ टेक्नोलॉजी सीखी, हमने कोडिंग सीखी है, कि पापा हमने कोडिंग सीखी है, देखो मैंने कुछ बनाया है। तो डीएसए क्यों सीखूं भाई, है ना। डीएसए इतनी ज्यादा जरूरी चीज है कि समझो कि प्लेसमेंट्स में एक बार आप डेवलपमेंट करके नहीं जा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन डीएसए करके नहीं जा रहे हो तो नहीं चलेगा। आज की वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप्स में डीएसए को पूरा कैसे कवर करते हैं। भैया टाइम कितना लग रहा होगा, मैक्स टू मैक्स 6 महीने लग रहे होंगे डीएसए को कवर करने में। मैं कवर की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात बाद में आएगी। जैसे मैथ्स का सिलेबस होता है ना, मैथ्स को कवर करने में आपको एक लिमिटेड टाइम लगता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। डीएसए को आप एग्जैक्टली मैथमेटिक्स समझ लो, मैथमेटिक्स ऑफ कोडिंग। डीएसए आपकी वो चीज है जो कोडिंग में आपकी मैथ्स की तरह यूज होती है, और इसको पहले पढ़ना है और दबा के प्रैक्टिस करना है। मैं आगे बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको डीएसए कैसे करना है। चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टेप में डीएसए जब हम शुरू करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स क्या है। डीएसए, एक सेकेंड, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, आप समझो कि कंप्यूटर एक्चुअली किस पे काम कर रहा है। कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर कर रहा है प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर रहा है डेटा को। डेटा कहां रखा है, मेमोरी में। कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। भाई आपके घर में दाल रखते हो, चावल रखते हो, किसी स्ट्रक्चर में, किसी डब्बे में रखते हो ना। ऐसा समझो कि मेमोरी के अंदर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। इन्हीं डब्बों के बारे में कि भैया चावल कौन से डब्बे में रखना है, दाल कौन से डब्बे में रखना है, चीनी कौन से डब्बे में रखना है, इन्हीं टाइप्स ऑफ डब्बों के बारे में अपन समझते हैं डीएस में। डीएसए का जो डीएस वाला पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट है, उसमें समझते हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम्स वाला पार्ट तब काम आता है जब हमें समझना होता है कि भैया अब उस चीनी को या अब उस चावल के पैकेट को मैं डब्बे के अंदर कैसे डालूं या उससे बाहर कैसे निकालूं। कोडिंग की भाषा में या टेक्नोलॉजी की भाषा में मैं आपको बताऊं तो भैया मेमोरी के अंदर कुछ डब्बे हैं, उनके अंदर हमें डेटा डालना है, उससे डेटा निकालना है, डेटा के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम कहां समझते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में समझते हैं। एक और चीज समझो कि भैया जब भी आपको कोई एक नई मशीन बनानी होती है, जब भी आपको कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाना होता है और आप चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन में हो, तो वहां आपको डीएसए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब बिना किसी बकवास के सबसे पहला स्टेप आप समझो। सबसे पहला स्टेप है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना कि भैया अगर मुझे आपसे कोई काम कराना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या खूबियां होती है। कैसे बताऊंगा, एक लैंग्वेज के माध्यम से। हमारे लिए तो ये हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, लेकिन भैया कंप्यूटर के लिए ये C++ हो सकती है, ये जावा हो सकती है, ये पाइथन हो सकती है और ये C# हो सकती है। अब C# उसको कहो, C# कहो, वो बात एक ही है। बाकी कई लोग इसको जावास्क्रिप्ट से भी करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में करने में क्या प्रॉब्लम है भैया, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता है। तो जैसे आपका पॉइंटर्स हो गया, ये सब आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो, आगे आप समझोगे। लेकिन सबसे पहला जो आपका स्टेप रहता है वो होता है भैया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। अब भैया आपने इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दी, हम किसको सेलेक्ट करें। भैया देखो क्या होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज जो हो सकती है वो है C++ या फिर जावा।
क्यों ऐसा बोल रहा हूं भैया? हम पाइथन से भी कर सकते हैं, बेशक आप पाइथन से कर सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस और जावा सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं और सबसे ज़्यादा बेसिक लैंग्वेजेस हैं आज की डेट पे। चाहे आप गूगल ले लो, चाहे आप अमेजॉन ले लो, सब सी प्लस प्लस और जावा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है और ये ओवरऑल एस्पेक्ट को कवर करती है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। समझ में आई मेरी बात? और ये क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपने अभी तक डीएसए नहीं किया है तो आई वुड प्रेफर कि आप जावा से करो, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप जावा और सी प्लस प्लस में किसी को भी चूज कर सकते हो। सी प्लस प्लस थोड़ा सा और आसान पड़ जाती है ना, जावा के कंपैरिजन में सी प्लस प्लस थोड़ी सी आपकी और आसान पड़ जाती है और आपके और ज्यादा दरवाजे खोल देती है। तो फर्स्ट ईयर में हो सी प्लस प्लस जावा कोई भी उठा लो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया भैया, एक लैंग्वेज उठानी है। अब भैया क्या इस लैंग्वेज को पूरी तरह घोट के पी लेना है? बिल्कुल नहीं। डीएसए में हम अभी तक अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है हमारे चैनल पे सी प्लस प्लस जावा पाइथन सबके कोर्सेज चल रहे हैं। मैंने खुद आपको सी प्लस प्लस पढ़ा है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। जस्ट इन केस अभी तक आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है और आपको डायरेक्टली जंप करना है डीएसए में, ये कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्ट देख सकते हो। सबसे पहले आप देखो कि भैया जो आपकी लैंग्वेज है जो सी प्लस प्लस है, उसमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भैया उसमें बेसिक ऑपरेशंस, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, वेरिएबल्स को डिफाइन करना हो गया, ये बेसिक ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। फिर उसके बाद देखो कि भैया लूप्स कैसे चलाए जाते हैं। अब ये लूप्स क्या है? कई बार क्या होता है कि हमें किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में या किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में हम चाहते हैं कि सेम प्रोसेस बार बार हम कराएं, एग्जीक्यूट कराएं। उस जगह पे हम क्या करते हैं? लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ गया भैया हमारा कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना, आपने कोई नेटफ्लिक्स खोल दिया, ठीक है। अब आपने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करी, नेटफ्लिक्स चाहेगा भाई कि हमारे प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा रुके। वो आपसे क्या पूछता है कि क्या आपको सच में यहां से निकलना है या फिर आपको नहीं निकलना है। तो वो आपको दो ऑप्शन देगा, यस और नो। यहां पे क्या आ रहा है? कंडीशन आ रहा है। तो इनडायरेक्टली जो नेटफ्लिक्स का सर्वर होगा वहां पे क्या हो रहा है भैया? कंडीशनल्स चल रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। जो उनके प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने कंडीशनल्स लगाए हुए हैं। तो इन कंडीशनल्स के बारे में आप सीखोगे। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा वाहियात चीज कुछ नहीं हो सकती। इसको एकदम फटाफट निपटाना है, मतलब इसको अपन 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं देने वाले हैं। कंडीशनल्स पढ़ा, ऊप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूं उतना कम है। आपके इंटरव्यू में, आपके कोडिंग राउंड में ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा 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 मदद करेगा। प्रैक्टिकल में तो करेगा ही। जहां बात आती है प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में तो ये करना ही वाला है, लेकिन इसका थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली। जो आपका इंटरव्यूअर होगा, आपका जो सपोज एचआर होगा, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया मुझे बताओ एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन एक ऊप्स का पार्ट होता है, आप लेटर ऑन पढ़ोगे जब आप ऊप्स पढ़ रहे होगे। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, आप इनहेरिटेंस कैसे कर रहे हो। तो ये सब प्रोग्रामिंग में टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भैया ऊप्स से बहुत ज्यादा फोकस करना। अब जब आप डीएसए के अंदर डेटा स्ट्रक्चर से डील करते हो तो वहां 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि वैसे तो 3 होती है, तीसरा है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो मैंने ऊप्स में कवर कर दिया है, ठीक है। जब आप ऊप्स पढ़ोगे तो ये तीसरा वाला टर्म आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो बाकी 2 हैं वो हैं भैया फंक्शंस और एक है भैया पॉइंटर्स। तो इन फंक्शंस और पॉइंटर्स को आपको कतई नहीं छोड़ना है। अगर इसे छोड़ दिया तो आप ये समझ के चल लेना कि इसके आगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आप नहीं पढ़ पाओगे। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ ली, फंक्शनैलिटीज पढ़ ली। अब जो आपका लैंग्वेज पढ़ने वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। अब जैसा कि सीक्वेंस बता रहा है कि भैया पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। डेटा स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिक भैया क्या, सपोज आपकी एक अलमारी है, आपके घर में एक अलमारी है, कपड़े रखते हो, बर्तन रख देते हो। अब वो जो अलमारी है वो इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई है ना। हर आपकी जो अलमारी है वो बड़ी अलमारी है, उसमें एक एक करके खंदे दिए हुए हैं। हम समझते हैं कि ये जो एक खंदा है ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपन ने पकड़ के और एक बड़ा कुछ अलमीरा बना लिया है।
समझ रहे हो? जैसे आपकी छोटी छोटी ईंटें जोड़ के अपन एक दीवार बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो ईंट हो गया वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, यहाँ पे जो ये वाला डब्बा हो गया वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। तो ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या जो कह सकते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके सारे यहां पर लिखे हुए हैं। इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ऐसा समझना कि इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलकर जो आपके एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एंड ऑल दिस वाइल हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है? प्रैक्टिस कैसे करना है मैं 10th स्टेप पे बताऊंगा, ठीक है? तब तक आराम से रुको, आराम से देखो, एकदम इत्मीनान से। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इतनी वैल्यूएबल चीज के लिए हम थोड़ा सा तो रुक सकते हैं। पीछे मैंने एक चीज शायद मिस कर दी भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भूल कर भी मत छोड़ना। आपका इंटरव्यूअर डायरेक्ट बोलेगा कि भैया ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, आपको एक सपोज कोई प्रोग्राम मैंने बहुत ही छोटा सा ले लिया कि 2 नंबर्स को ऐड करो। आपके इंटरव्यूअर ने कहा कि भैया 2 नंबर्स को ऐड करो, आप ऐड करना चालू कर दोगे, इंटरव्यूअर बोलेगा रुक, मुझे बता कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ के रखा होगा तो आप वहीं पे लटक जाओगे। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमारे घर में भैया हमने क्या किया, एक मिक्सी खरीदी। मिक्सी क्या भैया, जिसमें हमारी मम्मी ने सपोज कोई मसाले पीसने, कोई दाल बाटी कुछ बनाना है ना, तो वो मिक्सी एक अपने आप में क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गई। अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके घर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो भैया हमें समझना है कि किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टास्क क्या हो सकता है, आपके मसाले पीसना, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड की है वो आपके घर में या मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और वो आपके मसाले पीसने में कितना ज्यादा टाइम ले रही है। भैया जो कम टाइम ले रही होगी वही वाली मिक्सी तो लाएंगे भैया आपके पापा। तो ये जो टाइम वाला एस्पेक्ट हो जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम ले रहा है, इसे हम नापते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो इसका रेलेवेंस सबसे ज्यादा होता है। और वैसे भी हम चाहते हैं भैया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, बहुत कम टाइम में आउटपुट निकाल के दे दे। तो वहां पे आपको इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भैया ये हो गए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है? बाकी इसकी स्लाइड की लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप परेशान हो तो नोट वोट करने की जरूरत नहीं, बस सुनो मुझे। अब भैया जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वहां मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स बता देता हूं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आपको पढ़ना पड़ता है, अब इसी के साथ एक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। रिकर्जन मैंने अलग से क्यों इंक्लूड किया भैया, मैं वहां पे फंडामेंटल्स में इंक्लूड कर सकता था, मैं यहाँ कहीं सर्चिंग सॉर्टिंग के अंदर इंक्लूड कर सकता था। मैंने अलग से इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऊप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक उसी तरीके से रिकर्जन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। हालांकि इसको मैं बाद में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अगर आप इस फेज में, जो आपका 4th फेज है, यहां पे अगर आप रिकर्जन को पढ़ लोगे तो इसके बाद जो एडवांस्ड वाला डेटा स्ट्रक्चर्स है उसको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर यहां पे नहीं ही बने कि भैया ये हमसे नहीं बन पा रहा है तो इसको यहां पे स्किप कर सकते हो। अब इसी के साथ आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पढ़नी है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आप ऐसा समझो कि भैया हमारे मेमोरी के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली भाई 1-2 मूवीज तो है नहीं हमारे पास, तो भाई एकदम बंच ऑफ फोल्डर्स रखे हुए हैं अलग अलग, हॉलीवुड की यहाँ पे, बॉलीवुड की वहां पे, यश की वहां पे, भैया सलमान खान की वहां पे, तो हमें सर्च करना पड़ेगा। अगर हम डिवाइड करके नहीं रखेंगे कि सलमान खान की मूवीज इस फोल्डर में है, शाहरुख खान की मूवीज इस फोल्डर में, तो हम कैसे सर्च कर पाएंगे? तो ये जो इफिशिएंट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है वो आप इस पार्ट में पढ़ोगे। बहुत सारे सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं, आपको बारी बारी इन सबको पढ़ना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप में जितनी चीजें इंक्लूडेड हैं इसके बाहर आपको डीएसए के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है।
क्या मेरी बात समझ में आई कि भैया इस रोड मैप के बाहर अगर साक्षात भगवान आके हमें कह दें कि ये भी पढ़ लो, हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इस रोड मैप में जो भी भैया ने हमें बताया है, उसको घोट के पी जाना है। क्या करना है? सूप बनाना है, मंचाऊ सूप बनाना है और उसे पी जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतना इसको प्रैक्टिस कर डालना है, इतना इसको प्रैक्टिस कर डालना है कि नींद में पापा उठा के बोल देना कि बेटा जाओ बुआ को लेते आओ, पापा रिकर्जन, पापा हाँ बबल शॉट, ऐसा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, तब जाके आप डीएसए में कुछ अच्छा फोड़ रहे हो। मेरी बात समझ में आई? चलो भैया नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। क्या इसको या ये हमें लिंक पे मिल जाएगा? हाँ जी भैया, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब जहां मैंने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बात करी तो ये चालू हो गए आपके एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, जिनमें सबसे पहला आता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। हालांकि मेजरली 3 एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्री, ग्राफ और हीप। तीनों को अगर आपने पढ़ लिया, समझ लो कि भैया बल्ले बल्ले वाली कंडीशन में हो कि ये आपने एक मेजर एस्पेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का खत्म कर दिया। तो ये डीएसए के अंदर सबसे पहला आप पढ़ोगे ट्री। अब ट्री के अंदर कई सारे टाइप्स होते हैं, बाइनरी ट्री, बीएसटी जिसे हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं, बी ट्री, एबीएल ट्री, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इन्हें आप पढ़ोगे। फिर ट्री के अंदर जैसे वहां पे मैंने आपको सर्चिंग बताया ना, सर्चिंग कहां पे यूज होती है? सलमान खान, शाहरुख खान, तो वो सर्चिंग वाला ट्री के अंदर अलग होता है। वो 2 सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, बीएफएस एंड डीएफएस, जिसे हम रिस्पेक्टिवली ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। तो ये बीएफएस डीएफएस आप पढ़ोगे। उसके बाद ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स होती हैं, इन्हें आप पढ़ रहे होगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। बस इतना पढ़ना है ट्री के अंदर, बस इतना पढ़ना है और इसकी दबा के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करना है एंड में बताऊंगा, ठीक है? तो ये वाली चीज हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं भैया ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वही सेम चीज, ग्राफ के अंदर सर्चिंग कैसे की जाती है, 2 टेक्निक्स होती है, वो पढ़ोगे, ठीक है? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के जैसे वहां ट्री के टाइप्स है ना, 4 टाइप्स हैं, वैसे ही ग्राफ के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इनको आप रेस्पेक्टिवली पढ़ रहे होगे। इसके अलावा अब ग्राफ कहां पे यूज होता है भैया? जब आप कोई डिलीवरी करवा रहे होते हैं, आपने जोमेटो में मुंह उठा के पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, आपने डोमिनोज में मुंह उठा के पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया। अब आपको यही नहीं पता, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको यही नहीं पता कि भैया वो डिलीवरी वाला साला डोमिनोज के हब से लेके, डोमिनोज के जो भी शॉप है वहां से लेके मेरे घर तक आ कैसे रहा है, उसको पता कैसे चल रहा है कि मेरा घर यहाँ पे है। एड्रेस डाला है वो बात अलग है, लेकिन रोड कैसे पता चल रही? ये होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आप जब ग्राफ पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है, एप्पल मैप्स कैसे काम करता है, ये जो जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया, कोई भी डिलीवरी एजेंट हो गए, इन लोगों के मैप्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे इफेक्टिवली भैया डिलीवर कर पाते हैं सबसे कम टाइम में। डोमिनोज कहता है ना 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे, सबसे कम टाइम में डिलीवर कर पाते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या है भैया कि डिलीवरी एजेंट को डोमिनोज की शॉप से मेरे घर तक आने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? 10 रास्ते हैं, उसमें सबसे छोटा रास्ता जो मेरे घर तक उसे पहुंचा देगा, ये वो कैसे पता करता है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लगा के पता करता है। सोचो, डिलीवरी वाला तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ठीक है, शर्म करो थोड़ा सा। तो ये चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़नी है, ये भी एक एस्पेक्ट है। ये भी समझो कि ये जो 2 एल्गोरिथम्स है ना, बेलमन-फोर्ड और डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, इन दोनों एल्गोरिथम्स की तरह ही ये 2 एल्गोरिथम्स आपको और पढ़ने होते हैं। ये भी हालांकि भाई ग्राफ जो आपका मैप्स मैंने बताया उसी में काम आता है। तो ये आप जब पढ़ रहे होगे तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। अभी समझाऊंगा, फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हो गया भैया हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ग्राफ के जस्ट बाद आता है आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप के अंदर ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ मैक्स हीप और मिन हीप पढ़ना है। और इसके ऊपर जो एल्गोरिथम्स लग रहे होंगे, ये जब आप पढ़ रहे होगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आप कहां से मतलब कौन कौन से एल्गोरिथम्स लग रहे हैं। तो ये 2 चीजें आपको पढ़नी है। अब हीप डेटा स्ट्रक्चर के जस्ट बाद इंडेक्सिंग पढ़नी है। इंडेक्सिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो आपको इस चीज के बारे में पढ़ना है। आपको लीनियर इंडेक्सिंग और ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग पढ़नी है। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां तक कोई भी डाउट है क्या भैया? यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके बाद यहां तक आप समझो कि आप डीएसए को ऑलमोस्ट 60% कवर कर चुके हो भैया। इतना करके क्या 60%? क्या इतना करके भैया 60% हम नहीं करेंगे डीएसए? हम जा रहे हैं भैया, हम डेवलपमेंट में खुश हैं, हम गेम बना लेंगे, हमें नहीं सीखना भैया डीएसए भी। लेकिन ऐसा समझ लेना कि अगर जो बचा हुआ 40% आपने नहीं पढ़ा तो ये 60% किसी भी काम का नहीं।
अगर वो बचा हुआ 40% आपने नहीं पढ़ा तो ये 60% किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, एल्गोरिथम्स तो अभी बाकी है। डीएसए हमारा 3 चीजों से बन रहा है ना, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो 60% में हो गया, अब बचा है एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ोगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स का अचार डालोगे। भैया डब्बे खरीद के रख लिए लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर चावल कैसे डालना है, तो क्या करोगे उन डब्बों का? प्लांट लगाओगे, उसमें क्या करोगे? कूड़ा डालोगे, कचरा डालोगे? नहीं ना। तो एल्गोरिथम्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इनको भी आप बीच में कहीं टाइम निकाल के पढ़ लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब भैया एल्गोरिथम्स में आते हैं, अब भैया आते हैं टेक्निक्स में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये एक स्लाइड में आपका 40% डीएसए पढ़ा हुआ है भाई साहब। भाई साहब इस एक स्लाइड में आपका 40% डीएसए पढ़ा हुआ, पिछले 8 स्लाइड्स में आपका सिर्फ और सिर्फ 60% डीएसए था। इस 40% डीएसए में भी सबसे ज्यादा ध्यान किस में लगाना है? ग्रीडी एल्गोरिथम में लगाना है, डिवाइड एंड कॉन्कर में लगाना है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग टफ लगेगा, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा। डीपी से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सीनियर से भी बात करी होगी ना, सीनियर्स भी क्या बोलते हैं, भैया डीपी टफ है, रिकर्जन टफ है। अरे कुछ नहीं टफ है यार, रूटीन से तुम पढ़ना तो चालू करो। मैं हालांकि एक वीडियो बनाऊंगा कि एज अ कोडर, एज अ बिगिनर प्रोग्रामर आपको किस तरीके से चीजों को परस्यू करना है, किस तरीके से आप पढ़ाई करो कि मोस्ट इफेक्टिव वे में, बिना बर्नआउट फील किए, बिना ये सोचे कि भैया यार बायो ले लिया होता है, यार पापा बोल रहे थे बेटा डॉक्टर बन जा, हमारे घर ही डॉक्टर नहीं है। तो ये चीज बिना सोचे आप किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ पाओ, ये चीज की मैं एक वीडियो जरूर बना रहा हूँगा। तो अभी बस इतना समझो कि क्या क्या जरूरी है। जो गोला मैंने लगा दिया, एक ये हो गया रिकर्जन, मैंने रिकर्जन पहले ही बनाया, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप, एक चीज मैंने बैक ट्रैकिंग छोड़ दिया है क्या? अबे यार गलती हो गया भाई, यार गलती हो गया भाई, माफ कर देना भाई, प्लीज भाई माफ कर देना मेरे को यार प्लीज। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने रिकर्जन को चिल्ला चिल्ला कर बताया है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बैक ट्रैकिंग टॉपिक है। यहीं पे कहीं पे प्लीज यार प्लीज, यहां पे कहीं पे एक बैक ट्रैकिंग भी लिख लेना, स्लाइड्स बना। एक सेकंड, अबे भैया पागल हो क्या? ये लिखे तो बैक ट्रैकिंग नीला कलर से लिखे हैं वे, इंपॉर्टेंस लेवल नीला कलर से लिखे। बैक ट्रैकिंग कतई छोड़ के मत जाना। इंटरव्यू क्वेश्चन इतना धपा धप आपको दिया जाएगा ना कि बेटा खत्म हो जाओगे। अगर बैक ट्रैकिंग नहीं बना, रिकर्जन नहीं बना, तो फिर क्या मतलब है, क्या प्रिपेयर करके आए हो? इंटरव्यू यही बोलेगा कि बेटा बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, डीपी अगर नहीं पढ़ के आए हो तो तुम पढ़ के क्या आए हो डीएसए के अंदर। तो ये कहानी है हमारी भाई साहब, ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, ये कुछ इनके बारे में हम पढ़ाई कर रहे होंगे। और भैया यहाँ से हमारा डीएसए का जो रोड मैप है वो खत्म हो चुका है। भैया बीच में आपने बोला था कि प्रैक्टिस भी करवाओगे, भैया आपने बीच में बोला था कि डीएसए की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। तो अब बारी है कि भैया डीएसए की प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके बारे में बता देते हैं। डीएसए की प्रैक्टिस, हालांकि मेरा बैच अगले 3 से 4 महीने में लॉन्च हो रहा होगा, ठीक है। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो, मे भी हो सकता है कि लॉन्च हो भी चुका हो, बट अगले 4 से 5 महीने के अंदर हम डीएसए का बैच लॉन्च कर रहे होंगे, जिसके अंदर फ्रॉम द स्टार्टिंग, भैया होता है ना, बच्चा पैदा हुआ है, उसे अभी दाना खिलाओ, उसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से खिलाओ, स्पून फीडिंग करो। मैं लिटरली आपको स्पून फीडिंग करने वाला हूं। वहां पे मैं आपको ऐसा मास्टर बना दूंगा ना, ऐसा मास्टर बना दूंगा, पापा बैठो डीएसए पढ़ाता हूं, मम्मी सब छोड़ दो यार, सब मोह माया है, डीएसए पढ़ते हैं, आराम से जिंदगी खुशहाल रहेगी, आराम से 60-70 की एज में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप डीएसए को परस्यू करने लगोगे। अब जहां प्रैक्टिस की बात आती है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो कि उन क्वेश्चंस को अपने प्लेटफॉर्म में इंक्लूड करते हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। जो आपका मैंग आप सुनते हो ना, फैंग आप सुनते हो ना भैया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका गूगल हो गया, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, वहां के जो इंटरव्यू राउंड के और कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे, कोड शेफ, हैकर रैंक और हैकर अर्थ, ये 5 वेबसाइट्स या 5 प्लेटफॉर्म्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं। उसमें से मेरा पर्सनल सबसे ज्यादा फेवरेट है लीड कोड। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है भैया, 2000-3000 तो सब्सक्राइबर हैं, कहाँ प्रमोशन मिल जाएगा, और अभी लीड कोड से प्रमोशन मिलेगा क्या? कोई प्रमोशन नहीं है भाई। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने खुद ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तब तो आके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पर्सनल मेरा फेवरेट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिना किसी इधर उधर चीज़ों को बहकाए हुए जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, वो है आपका लीड कोड। तो भैया आप लीड कोड को कंसिडर कर सकते हो, बाकी इस सबको भी चेकआउट कर लो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भैया लीड कोड के क्वेश्चन हमने इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि अब आपको वो चीज़ ईजी लगने लगती है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, आप हैकर रैंक में, हैकर अर्थ में जा सकते हो, कोड शेफ के क्वेश्चंस कर सकते हो।
बट आई वुड सजेस्ट कि एज अ बिगिनर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को स्टिक करो, ताकि इधर उधर भटकोगे ना तो आपकी रैंकिंग रेज्यूमे में, आप पता है इन सभी प्लेटफॉर्म में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको रैंकिंग मिला करेगी, रैंकिंग आपको मिला करेगी। उस रैंकिंग को आप प्रॉपर अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है इन प्लेटफॉर्म्स की। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है यार। भैया आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया कि डीएसए तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि अगर डीएसए को अभी से इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले तो ऑलरेडी जान ही रहे होंगे डीएसए क्या चीज़ है। अगर अभी से शुरुआत से इंपॉर्टेंस नहीं समझी, दब जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। डेवलपमेंट तक नहीं हो पाता है बिना डीएसए के। भैया आपको पता तो होना चाहिए कि मैं मेमोरी में कैसे एक्ट कर रहा हूँ या एल्गोरिथम्स कैसे लगा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।